स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक्स के लिहाज से, राइट। क्योंकि आप सबको पता है कि केमिस्ट्री का तो बेस ही एटम है, तो बहुत ध्यान से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, राइट। और दोनों बातें पढ़ेंगे कि एटम के बारे में जो डिस्कवरी हुआ, राइट, एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके का था, साइंटिस्ट ने किन किन सर्कमस्टांसेस में एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, और फिर उसके बाद एटम की नॉन प्रॉपर्टीज से आज तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं, इन बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे, राइट। बहुत सारे साइंटिस्ट ने एटम को लेकर अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट किए, राइट। माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने किसी भी मैटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की और केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात किया। अभी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसका मैटर नहीं है, माइकल फैराडे के अटेम्प्ट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, राइट। स्टोनी नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत छोटी छोटी यूनिट्स से मिलके बना है, उनके बारे में भी बाद में बात करेंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन के बारे में जो डिस्कवरी शुरू हुआ, वो डिस्कवरी एक पॉइंट से लेके शुरू हुआ कि साइंटिस्ट लगातार इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे थे कि गैसेज अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं या नहीं होने देती। समझिए ध्यान से, साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट में व्यस्त थे, और वो एक्सपेरिमेंट था कि क्या गैसेज अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। दे वांट्स टू चेक द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज, राइट। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए विलियम क्रुक्स नाम के एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक ग्लास की सिलेंड्रिकल ट्यूब बनाई। ध्यान दीजिए, उन्होंने एक सिलेंड्रिकल ग्लास की ट्यूब बनाई इस तरीके की। किसने बनाई ये ट्यूब? विलियम क्रुक्स ने बनाई, राइट। और ये जो विलियम क्रुक्स की ट्यूब थी, ये हार्ड ग्लास की बनी हुई थी, सिलेंड्रिकल थी, राइट, और अप्रोक्सीमेट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, राइट। उन्होंने इसके दोनों सिरों पर 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड फिट किए, एक मेटेलिक इलेक्ट्रोड, एक मेटेलिक इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड उस रोड को कहते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छी कंडक्टर हो, ऐसी किसी भी रोड को इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है। उन्होंने 2 मेटल की इलेक्ट्रोड ली, क्लियर हो गया। और इस ट्यूब को दोनों साइड से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। किसके साथ कनेक्ट कर दिया? बैटरी के साथ। तो पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर है, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? उस रोड को जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। और उन्होंने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, और बैटरी के साथ कनेक्ट किया। सो लेट अस सपोज इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। बैटरी के बारे में आप लोगों को नॉलेज होगा, फिर भी बता देते हैं कि जो छोटा वाला पार्ट है, जब भी बैटरी को बनाते हैं इस तरीके से, ये मान लीजिए एक बैटरी बना रहे हैं, ये नेगेटिव पार्ट है और बड़े वाला हम पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव, कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज पॉजिटिव एंड इट इज़ नेगेटिव, राइट। हर एक निशान एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग कितने भी सेल लगा सकते हो, वो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, क्लियर हो गया। तो इस तरह का एक सिंपल डेमोस्ट्रेशन था। तो जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ पार्ट था, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव है, राइट, और उसे नाम दिया गया कैथोड। क्या नाम दिया गया? कैथोड। इसे कैथोड क्यों कहा, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखना कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल, उसको नाम दिया गया एनोड। आप समझिए, विलियम क्रुक्स की एक डिस्चार्ज ट्यूब, हार्ड ग्लास की सिलेंड्रिकल ट्यूब, 50 सेंटीमीटर लेंथ थी उसकी, दोनों साइड में मेटल की इलेक्ट्रोड्स लगी हुई थी, और बैटरी के साथ जोड़ा, एक सिरे को नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एक सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और बनाया किस लिए गया था इसको? गैसेज अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं या नहीं होने देती, इस एम के साथ। समझ लीजिए ध्यान से, राइट।
तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोग डिस्चार्ज ट्यूब के कंस्ट्रक्शन के बारे में समझ चुके हो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि उन्होंने अपनी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक नैरो ट्यूब और लगाई, राइट। और इस नैरो ट्यूब के अंदर इस तरह का ऑन ऑफ का स्विच भी दिया। ऑन ऑफ का मतलब है कि इसे खोल भी सकते हो आप, राइट। और इसे यूज करने का, इसे लगाने का एकमात्र उद्देश्य कि इसके अंदर गैसेज के प्रेशर को कम ज़्यादा करना। अगर गैस डालना है तो बाहर से डाल दीजिए, इसको खोलना चाहते हो तो और बाहर कोई पंप लगा दोगे तो ये इसमें से सारी गैस को भी बाहर खींच सकता है। सारी गैस को बाहर खींचने का मतलब अंदर कुछ नहीं बचेगा। तो इसको समझ लीजिए कि वैक्यूम करने के लिए एक पंप लगाया गया। क्लियर हो गया? तो एक बार दोबारा से समझ लीजिए डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में, फिर हम आगे बात करते हैं। विलियम क्रुक्स की क्रुक्स ट्यूब, राइट, क्या थी? एक हार्ड ग्लास की बनी हुई सिलेंड्रिकल ट्यूब। पॉइंट क्लियर, राइट। 50 सेंटीमीटर लेंथ, ओके। 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स ऑन 2 ends connected with battery, negative positive negative positive negative positive, right? This is negative, this is negative, this is negative terminal, this is positive terminal. The negative terminal is cathode or positive terminal is anode. This is tube, and a vacuum pump is also applied here, right, to change the pressure inside the discharge tube. क्लियर हो गया? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब। समझ गए डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में, राइट। दूसरी चीज, एम क्या था डिस्चार्ज ट्यूब बनाने का? कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे? एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि क्या गैसेज अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं या नहीं होने देती। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की कोशिश की। क्रुक्स को ये क्रेडिट जाता है, प्लकर नाम के साइंटिस्ट को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन मेन क्रेडिट जाता है जे थॉमसन को, राइट। और जे थॉमसन को मेन क्रेडिट इसलिए जाता है कि उन्होंने इसके अंदर जो भी चेंजेस हुए उनके बारे में डिटेल स्टडी की, जिससे एक सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हुई। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब एक ऐसे पार्टिकल की खोज हुई जिससे मिलके एटम बना है। अब वो कौन सा पार्टिकल है? क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में हमें पता है कि एटम 3 तरह के पार्टिकल से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जब विलियम क्रुक साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था और फिर जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, तब तक ये नहीं पता चला था कि एटम भी किसी तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है। पॉइंट क्लियर है? तो इसके लिए जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को ना केवल परफॉर्म किया बल्कि बहुत डिटेल्स में इसके बारे में स्टडी की। इसीलिए इसे जे थॉमसन के को ही इसका क्रेडिट जाता है, राइट। अब समझने की कोशिश कीजिए कि किया क्या, राइट। पॉइंट क्लियर है? आप लोग हमेशा दिमाग में रखिए कि हम लोग करना क्या चाह रहे थे। ओके, नाउ सी in front of you, this is the Crookes tube, right? And let's see the first diagram. What is the cylindrical discharge tube? No doubt, right? High voltage DC, right? 2 terminals, negative terminal, that is cathode, positive terminal, that is anode, and a vacuum pump. एंड प्रॉब्लम? ओके, अब समझने की कोशिश करते हैं कि जे थॉमसन साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म किया, राइट। जब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस डाली गई, समझिए ध्यान से, कोई स्पेसिफिक गैस की जरूरत नहीं है, कोई भी एक गैस डाली गई एट नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर पर कोई भी गैस डाली गई, गैस डाल दी और नॉर्मल प्रेशर के ऊपर गैस डाल दिया है, या इसके अंदर कोई भी गैस फिल नहीं है, राइट। और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया, ये कोशिश करने की, चेक करने के लिए कि क्या ये गैसेज
अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं या नहीं करती, कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ। और ऐसा आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्चेज यूं ही नहीं होते हैं। साइंटिस्ट को अपने एक रिसर्च को पूरा करने में पता नहीं कितने ही बार फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही उनकी ताकत होती है कि वो उनसे घबराते नहीं हैं। वो एक फेलियर होते ही लगातार दोबारा से उन कमियों को सुधार के आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यही आपको इन चीज़ों से सीखना है। इसका उद्देश्य क्या है? आप लोगों को किस कंडीशन में जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, बताने का क्या ज़रूरत है? आपको बता देता कि इलेक्ट्रॉन इस तरह का होता है, दैट्स फाइनल था आपके लिए। लेकिन आप लोग समझिए, अपने माइंड को उस लेवल तक लेके जाइए कि आखिर रिसर्चेज किन सर्कमस्टांसिस के अंदर होते हैं। सो दैट्स पॉइंट क्लियर हो गया। कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, इसके वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाकर बहुत हाई डीसी वोल्टेज तक ले गया। और हाई डीसी वोल्टेज का मतलब 5000 to 10,000 वोल्ट। ये कहने में बहुत सरल बात लग रही है, आप समझिए ध्यान से। 10,000 वोल्ट का वोल्टेज और बैटरी लगाकर, आप लोग सोचिए कितना बैटरी लगाया होगा, कैसे अरेंज किया होगा, कितने बड़े लेवल पे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया होगा। सो पॉइंट्स आर क्लियर। इस वोल्टेज के ऊपर तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी कुछ चेंज महसूस नहीं हुआ। तो ये एक दिन में नहीं हुआ होगा। जब उन्हें लगा कि भाई बैटरी लगाओ और इस हाई वोल्टेज पर बैटरी लगा दीजिए, डेफिनेटली लगातार फेलियर्स होते गए होंगे। फिर उन्होंने क्या किया भाई कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, यानी अब तक क्या हुआ कि गैस जो है वो नॉन कंडक्टिंग रही, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रही थी। अब तक का पॉइंट क्लियर है? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई अब तक के पॉइंट्स को, कि क्या क्या चेंजेस देखे। चेंजेस थे, अपनी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिल की, राइट, और उसको बैटरी के सोर्स के साथ जोड़ दिया। बैटरी के साथ सोर्स के साथ जोड़ने के बाद चेंजेस देखना शुरू किया, कोई भी चेंज महसूस नहीं हुआ। तो बैटरी का वोल्टेज बढ़ाया और हाई वोल्टेज बैटरी के साथ 5000 to 10,000 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट किया। अब भी गैस नॉन कंडक्टिंग रही। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसके प्रेशर को चेंज करने की कोशिश की, राइट, और उन्होंने इसके प्रेशर को डिक्रीज किया बाय पंपिंग आउट द गैस को पंपिंग आउट करके, इसमें से गैस को बाहर निकाल के। समझिए ध्यान से। और वैक्यूम पंप के हेल्प से लगाया, इसमें एक पंप लगाया, वैक्यूम का मतलब जो इसमें से गैस को खींचेगा, वैक्यूम पंप के हेल्प से। जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर तो लिया गया था नॉर्मल प्रेशर, तो डेफिनेटली जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से डिक्रीज करते करते 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक पहुंचा। आप ध्यान से देखिए, 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक पहुंचा तो गैस बिकेम्स कंडक्टिंग एंड लाइट इज इमिटेड बाय द रेजिडुअल गैसेज इन द ट्यूब। रेजिडुअल का मतलब जो गैस इसके अंदर मौजूद है, वहाँ लाइट इमिट हुई, यानी पूरा जो ट्यूब है वो आपका ग्लो करने लग गया, उसमें लाइट दिखाई देने लग गई। फिर से समझ ले इस कहानी को। डिस्चार्ज ट्यूब लिया, गैस फिल किया, वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ा, कोई चेंज नहीं हुआ। बैटरी के हाई वोल्टेज के साथ जोड़ा, कोई चेंज महसूस नहीं हुआ। इसके प्रेशर को डिक्रीज किया और जब प्रेशर घटकर 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक तक पहुंच गया, डिक्रीज होते होते, तो गैस बिकेम्स कंडक्टिंग, गैस कंडक्टिंग हो गई और लाइट इज इमिटेड। इसके अंदर लाइट इमिट हुई, इस पोर्शन के अंदर लाइट इमिट हुई, राइट। अब प्रश्न आता है कि किस तरह की लाइट ऑब्टेंड हुई। लाइट अलग अलग तरह की ऑब्टेंड हुई डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन। अगर ऑक्सीजन लोगे तो अलग लाइट, नाइट्रोजन लोगे तो अलग, हीलियम लोगे तो अलग, अलग अलग गैसेज के लिए अलग अलग लाइट। इसलिए यहाँ मेंशन करना जरूरी नहीं समझा कि भाई कौन सा लाइट ऑब्जर्व हुआ, क्लियर हो गया। लेकिन समझिए वो वहीं नहीं रुके और यही चीज़ें हैं कि वो देखना चाह रहे थे कि और प्रेशर डिक्रीज किया जाए तो क्या होगा। सो व्हेन द प्रेशर ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब इज फर्दर रिड्यूस्ड, उसके बाद जब उन्होंने प्रेशर को घटाना शुरू किया, फर्दर रिड्यूस्ड,
जो ग्लो बना था, जो चमक बनी थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो वीक होना शुरू हो गई, राइट। और जब प्रेशर 10⁻⁻⁴ तक पहुंच गया एटमॉस्फेरिक, सो जो ग्लो बना था वो ग्लो डिसअपियर हो गया। इसके अंदर जो ग्लो प्रोड्यूस हुआ था वो गायब हो गया इसके अंदर से। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ कि जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तब कोई चेंज महसूस नहीं हुआ, राइट। और जब प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक से रिड्यूस किया गया, 1 एटमॉस्फेरिक से रिड्यूस करके कहाँ तक पहुँचाया गया, 10 की पावर, यानी 1 एटमॉस्फेरिक पर कोई भी चेंज महसूस नहीं हुआ। 10⁻⁻² यानी 1/100 किया, राइट। सो ग्लो प्रोड्यूस हुआ, चमक आ गया। और प्रेशर को रिड्यूस करके 10⁻⁻⁴ तक कोशिश की तो जो ग्लो था वो डिसअपियर होना शुरू हो गया। क्लियर हो गया। और 10⁻⁻⁴ पर बिल्कुल डिसअपियर हो गया। पॉइंट क्लियर है। सो लेकिन गैस जो है वो अब भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही थी। बड़ा सरप्राइज है। ग्लो बंद हो गया और गैस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है। इसके पीछे कहने का क्या आधार था, तो उन्होंने क्या किया भाई कि व्हेन ए परफोरेटेड एनोड इज यूज, परफोरेटेड होता है छिद्र युक्त, इस तरह का परफोरेटेड, इस तरह का छिद्र युक्त एनोड जब यूज किया, राइट, परफोरेटेड एनोड यूज किया उन्होंने, तो एक धुंधली ग्रीनिश ग्लो ऑब्जर्व हुई एनोड के पीछे जो वॉल थी उसके ऊपर। यहां पर कुछ ग्लो प्रोड्यूस हुआ फेंट ग्रीनिश कलर का। इसका मतलब अब भी वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा था, कंडक्ट कर रहा था। सो समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ फिर से इस चेंज को, क्योंकि आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला डायग्राम क्लियर आपके लिए, वैक्यूम हुआ, कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन इस शब्द को अभी भूल जाइए, आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता है फिलहाल ये पॉइंट कि क्या होती है चीज़ें, राइट। लेकिन वैक्यूम पंप और जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक था तब का मामला, प्रेशर 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक था तब का मामला। क्लियर हो गया, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ग्लो प्रोड्यूस हुआ, इस तरह का ग्लो, ये दो ग्लो से रिप्रेजेंट है। ये डॉटेड लाइन तो रेज के लिए दिखा रखा है, जब भी क्लियर हो गया, राइट। उसके बाद आप ये समझिए कि भाई ग्लो प्रोड्यूस हुआ, इसके अंदर चमक आ गया, कहीं भी तो इसी पॉइंट पे नहीं, कहीं भी चमक आ गया। लेकिन जब प्रेशर को 10⁻⁻⁴ किया तो ये ग्लो जो था ये खत्म हो गया। तो उन्होंने क्या किया, एक परफोरेटेड एनोड यूज किया। परफोरेटेड का मतलब छिद्र युक्त। तो ग्लास की जो प्लेट थी वो ग्लो करने लग गई, ग्लो करने लग गई। इसका मतलब कि एक बात क्लियर है कि गैसेज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। कंक्लूजन समझिए, हाई वोल्टेज पर और लो प्रेशर पर। बोलो सहमत हो या नहीं हो। हाई वोल्टेज और लो प्रेशर, वोल्टेज हाई होगा, प्रेशर लो होगा, क्योंकि प्रेशर जब 1 एटमॉस्फेरिक था ना तब कुछ नहीं हुआ। प्रेशर जब 10⁻⁻² हुआ तब चेंजेस ग्लो बना, 10⁻⁻⁴ हुआ तो यहाँ से ग्लो रिड्यूस हुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक जब परफोरेटेड एनोड यूज किया तो यहाँ पर आपको ग्लो प्रोड्यूस हुआ। अगर नॉर्मल एनोड यूज करते इस तरह का तो सबको पता है स्क्रीन पर ग्लो प्रोड्यूस नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ तक तो पहुँचेगा ही नहीं लाइट। तो इसके लिए परफोरेटेड एनोड यूज किया गया। पॉइंट क्लियर और नॉट। सो तीनों चीज़ें क्लियर है। फिर से मैं समरी के तौर पे बता देता हूँ, कोई बहुत बड़ा पॉइंट अभी तक नहीं पड़ा है। एम क्या था एक्सपेरिमेंट का कि गैसेज अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं या नहीं करती। उसके लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई गई। किसने बनाया? विलियम क्रुक्स ने बनाया। आप लोगों के लिए क्लियर है कि किस तरह का डिस्चार्ज ट्यूब बनाया गया। ओके, उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को फिल किया गया, राइट। बैटरी के साथ कनेक्ट किया, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाया गया, हाई वोल्टेज तक कर दिया, कोई चेंज महसूस नहीं हुआ।
तो फिर वैक्यूम पंप से जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गैस रखी गई थी उसको रिड्यूस किया गया। जब रिड्यूस करते करते 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहुंचा तो आपका जो ट्यूब था वो ग्लो करने लग गया। इसका मतलब इस प्रेशर पर गैसेज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही हैं। लेकिन जब 10⁻⁻⁴ तक पहुंचाया गया तो वो ग्लो डिसअपीयर हो गया। लेकिन अब भी आपकी गैसेज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही थी। ऐसा कब पता चला? जब उन्होंने एक परफोरेटेड एनोड यूज किया, राइट, और उसके पीछे जो ग्लास वॉल था वो आपका ग्लो करने लग गया था। क्लियर है यहाँ तक का? ओके, आगे देखिए अब इससे क्या क्या चीज़ें हुआ। ये डिस्कवर हो गया था कि ट्यूब के अंदर जो ग्लो हुआ है वो क्लियर है कि एनोड के ऊपर हुआ है। ये तो क्लियर है पॉइंट कि एनोड के ऊपर ये ग्लो हुआ है। अब प्रश्न आता है कि जब ग्लो एनोड के ऊपर हुआ है तो आखिर ये ग्लो आया कहाँ से? इस चीज़ को समझने की कोशिश शुरू हुई। मानते हो ना कि भाई ये ग्लो आ तो गया, लेकिन ये ग्लो आया कहाँ से? इस चीज़ को समझने की कोशिश की। ये रे क्या एनोड पर ही प्रोड्यूस हो रही हैं, या हो सकता है कि ये रे कैथोड से आ रही हों और एनोड पे स्ट्राइक करके ग्लो कर रही हों? इस चीज़ को समझने की कोशिश की और क्या किया गया भाई कि इस एनोड के अंदर कुछ और होल्स किए गए, स्पेशल होल्स। देखिए जो आप परफोरेटेड यूज कर रहे थे वो बहुत बारीक पार्ट था, और इस बार होल्स का मतलब है कि प्रॉपर साइज के होल्स किए गए उसके अंदर, जैसे छलनी होती है आपकी, इस तरह के, राइट। और होल करने के बाद जो एनोड था वहाँ पर एनोड लगाया और उसके अंदर होल कर दिए गए इस तरह के, ये होल्स के अंदर थे। क्लियर है भाई? तो आप यूँ समझ सकते हो इसको, और थोड़ा सा प्रॉपरली ड्रा कर लेते हैं कि इस तरह का आपका डिस्चार्ज ट्यूब था, राइट, और यहाँ पर आपका क्या लगा दिया गया, इस तरह के होल वाला ये लगा दिया गया, राइट, चेक करने के लिए बिहेवियर को, राइट। और इधर एक इलेक्ट्रोड था ही आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक इलेक्ट्रोड था। पॉइंट क्लियर? अब दूसरी साइड में, जिस साइड में पहले ग्लो प्रोड्यूस हुआ था, वहाँ पर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल ZnS लगाया गया। फ्लोरोसेंट मटेरियल एक नया शब्द आपके लिए। फ्लोरोसेंट मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं जो रेडिएशंस के स्ट्राइक करने पर ग्लो करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके साथ रेडिएशन स्ट्राइक करेगी तो ये ग्लो करेगा। ये है आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल। यानी अब क्या किया, और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए कि ये कहाँ से आया, राइट, ठीक है, और क्या पॉइंट थे, इस चीज़ को समझने के लिए क्या किया गया कि एनोड जिसके अंदर होल्स थे वो लिया गया, और आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब ली, वॉल ली, फ्लोरोसेंट वॉल, फ्लोरोसेंट का जो सरफेस था, राइट, उसके ऊपर जिंक सल्फाइड का कोटिंग था। फ्लोरोसेंट मेटेरियल जिंक सल्फाइड। और क्या खास है ZnS की, आगे बड़ा यूज करेंगे ZnS को, कि जब भी कोई रेडिएशन ZnS के साथ टकराएगी तो ये वहाँ पर ग्लो करेगा भाई, ये पॉइंट है। ओके, चलिए क्या हुआ, जैसे ही ये दोबारा से अरेंजमेंट करके और एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया कि जहाँ जहाँ होल था वहाँ वहाँ रेडिएशन स्ट्राइक कर रही थी। यहाँ से ये परफॉर्म हो गया कि ये रेडिएशन उस जगह नहीं थी जहाँ होल नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं दूसरे साइड से आ रही थी, और होल था तो उसमें से पास होके और ZnS से टकरा के ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी, और जहाँ होल नहीं था वहाँ ये उसमें से पास नहीं हो पा रही थी। अब क्लियर हो गया, क्योंकि एनोड के पास ग्लो कर रही हैं तो ये बात प्रूव हो गई कि ये रेडिएशंस कहाँ से आ रही हैं, कैथोड से आ रही हैं। इसलिए इन रेडिएशन को क्या नाम दिया गया, कैथोड रे नाम दिया गया। पॉइंट क्लियर है? दोबारा से समझ लीजिए, इन रेडिएशंस को कैथोड रे क्यों कहा गया, इन रेडिएशंस को कैथोड रे क्यों कहा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए।
दिस इज ए सिंपल डेमोस्ट्रेशन फॉर ए डिस्चार्ज ट्यूब, राइट। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के सैंपल डेमोस्ट्रेशन के अंदर ये आपका एनोड था, जिसको इस तरह का बना लिया गया, क्योंकि ग्लो यहीं प्रोड्यूस हुआ था पहले भी, राइट। और यहाँ पर एक ZnS का लेयर लगाया गया, और ये क्या था, कैथोड पॉइंट था। ये पॉइंट क्लियर है, ये कैथोड था, और ये बैटरी से जुड़े हुए थे, कोई डाउट्स नहीं है, ये बैटरी से जुड़े हुए थे, राइट। ये आपका कैथोड था और ये पॉइंट क्या था, एनोड था, ठीक है। जैसे ही ये ऑब्जर्वेशन हुआ, ये पाया गया कि जहाँ होल्स था वहीं पर ग्लो प्रोड्यूस हुआ। इसका सीधा सा मतलब है, ये रेडिएशन कहाँ से आई निकल के, कैथोड से ही निकल के आई है, राइट। इसलिए इन रेडिएशंस को जो इसमें से पास होके आ रही थी, उनको क्या नाम दे दिया गया, कैथोड रे नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, कैथोड रे। अब प्रश्न आता है कि आखिर ये कैथोड रे हैं क्या, ये किससे बनी है, इनका नेचर क्या है। इसके ऊपर जे थॉमसन ने बहुत स्टडी किया, तो उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्टडी किया जे थॉमसन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में। ओके, अब कैथोड रे के नेचर को समझने की कोशिश में बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए गए। और पहला कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, राइट। ये तो क्लियर हो गया कि ये कैथोड से स्टार्ट होती हैं और किसकी तरफ जाती हैं, एनोड की तरफ जाती हैं। इसको लेकर किसी को कोई डाउट नहीं है। दिस इज कैथोड एंड दिस टर्मिनल इज द एनोड टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। इधर मूव करती हैं, राइट। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द ट्यूब, जब इस ट्यूब के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो शैडो है वो आपकी एनोड की तरफ बनी। अब आप ध्यान से समझ लीजिए कि किसी भी चीज की शैडो जो है वो लाइट के अपोजिट साइड में बनती है हमेशा। तो ये बात यहां फर्दर प्रूव हुई कि ये रे कैथोड से ही निकल के आई है, कैथोड से चली हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं। तभी जो भी मटेरियल यहां बीच में रखा गया, उसकी शैडो कहाँ पर बनी, यहाँ पर बनी उसकी शैडो। ये समझ लीजिए, उसकी शैडो यहाँ बनी। क्लियर हो गया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं या नहीं करती हैं, इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए कि भाई ये भी तो हमारा एक एम था कि भाई ये स्ट्रेट लाइन, जो शैडो का जो पार्ट था, जहाँ छाया बनी वहाँ तो छाया बन गई, लेकिन उसके अलावा जो पार्ट था, क्योंकि यहाँ ZnS का लेयर लगा हुआ था, केवल वहाँ ग्लो बन रहा था जहाँ जहाँ शैडो नहीं बन रही थी। इससे दो चीज़ प्रूव हो गई भाई, जब भी कोई मेटल ऑब्जेक्ट बीच में रखा गया, उसकी शैडो बनी, किस साइड में बनी, एनोड की तरफ बनी। इसका मतलब रे कहाँ से आ रही है, कैथोड से। कोई पूछ ले भाई कैसे प्रूव हुआ कि रे जो है वो कैथोड से आ रही हैं, तो आपने कहा कि भाई कोई मेटल ऑब्जेक्ट जब रखा गया तो उस मेटल ऑब्जेक्ट की शैडो एनोड की तरफ बनी, और जब शैडो एनोड की तरफ बनी तो इसका मतलब है कि रेडिएशंस कंफर्म हैं कि कैथोड की तरफ से आ रही हैं। पॉइंट क्लियर है। दूसरी चीज़ कि स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, कि जहाँ जहाँ शैडो बनी वहाँ तो शैडो बन गया, लेकिन उसके अलावा जो पार्ट था उस पार्ट के ऊपर ग्लो प्रोड्यूस हुआ, जो बीच वाला पार्ट था जहाँ शैडो नहीं बन रहा था। इसका और ऐसा तभी हो सकता है जब कोई चीज़ कहाँ बन रही हो, सॉरी, जब वो रेडिएशंस किस डायरेक्शन में चल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही हो। आप ध्यान से देखिएगा कि जब भी आप लाइट से आने वाली रेडिएशन के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हो, तो उस ऑब्जेक्ट के को कवर करने वाली जगह पर शैडो बन जाती है और बाकी जगह लाइट स्ट्राइक करती है। लेकिन अगर लाइट टेढ़ी मेढ़ी मूव करती तो फिर शैडो वाली जगह भी रोशनी आ सकती थी, क्योंकि हमें पता है कि सनलाइट भी स्ट्रेट ट्रेवल करती है। आप समझिए, अगर लाइट टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकती तो फिर जहाँ शैडो बनती थी वहाँ भी लाइट आ सकती थी घूम के,
लेकिन वहाँ नहीं आती है कभी भी। तो पॉइंट क्लियर हुआ, अपने डे टू डे लाइफ में उस ऑब्जर्वेशन को क्लियर कीजिए। सो पहला प्रॉपर्टी, रे कैथोड से चली, ये कंफर्म हो गया। और दूसरा कि स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती हैं ये। उसके बाद ये रे विजिबल नहीं है, ये चीज़ भी क्लियर हो गया इसी एक्सपेरिमेंट से कि ये रे अब दिखाई नहीं दे रही कहीं भी, लेकिन इनका जो बिहेवियर है, जब ये नहीं लगाया था तो यहाँ पूरे पर ग्लो हो गया, ये जब लगा दिया तो जहाँ शेडो बनी उसको छोड़कर ग्लो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बिहेवियर को समझने के लिए हम फ्लोरोसेंट मटेरियल को यूज कर रहे हैं। और फ्लोरोसेंट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिनके ऊपर रेडिएशन जब स्ट्राइक करती है तो वो ग्लो करता है। पॉइंट क्लियर है? सो कैथोड रे कैथोड से निकल के आई, इसलिए रे को कैथोड का। तो हमें कैसे पता चला कैथोड से आई? आपको जवाब देना पड़ेगा। हमें कैसे पता चला कि स्ट्रेट लाइन में चलती हैं? हमें कैसे पता चला कि ये विजिबल नहीं है? विजिबल नहीं है, दिख नहीं रही। इनके बिहेवियर को हम लोग देख पा रहे हैं, क्लियर हो गया। कैथोड रे मैकेनिकल इफेक्ट शो करती हैं, समझिए ध्यान से। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था कि मैकेनिकल इफेक्ट शो करती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, मैकेनिकल का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को मान के चलिए कि अगर आप के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जोर जोर से चिल्लाओ कि भाई ऑब्जेक्ट को धमकाओ, उसको डराओ कि तू गिर जाओ ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है, वहां वर्क नहीं हो रहा है कोई भी। समझ में आगे नहीं आ गया? कोई मैकेनिकल का मतलब समझते हो कि वर्क होने के बारे में बात हो रही है। कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप उस पर हल्की सी फूंक भी मारिए, वो हल्का मूवमेंट ऑब्जेक्ट अगर हुआ तो क्या होगा? उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। पहले केस में क्या हुआ कि आप उसको डांट मार रहे हो फिर भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे केस में आप फूंक मार रहे हो और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट? एंड दैट इज अनदर एस्पेक्ट वेदर द बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और नॉट। सो आप फोर्स के ऊपर आ जाइए। यहाँ पर मामला क्या है हमारा कि मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब कुछ वर्क हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो फोर्स को हम तभी महसूस कर पाते हैं जब वर्क हो। इसलिए मैं वर्क के बारे में बात कर रहा था। आप दीवार पे फोर्स लगाइए और दीवार मूव नहीं कर रही है, तो इसमें हम ये प्रमाणित करने के लिए हमें अदर एस्पेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा कि फोर्स लगाया है। मान लीजिए आप एक्टिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के, लेकिन आपने उसको बिल्कुल हल्का सा भी पुश नहीं किया। आपका एक्शन तो ऐसा है जैसे देखने वाला दूर से ये लगा सकता है कि आप फोर्स लगा रहे हो। यही चीज़ अगर आपके सामने कोई बहुत हल्का ऑब्जेक्ट होता, अब आप समझिए आपके सामने बिल्कुल एक पेपर रखा है और आपसे कहे इसके ऊपर फोर्स लगाइए, और आप उस पेपर के ऊपर एक्टिंग कर रहे हो फोर्स लगाने की, फोर्स नहीं लगाया तो पेपर मूव नहीं करेगा, लेकिन हल्का सा भी पुश कर दिया तो वो मूव कर जाएगा। इसका मतलब मैकेनिकल इफेक्ट कब दिखाई दिया? जब आपने एक्चुअली उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तब वर्क आप महसूस किया। तो यहां पर क्या किया गया भाई कि इसके मैकेनिकल इफेक्ट को समझने के लिए एक स्मॉल पैडल व्हील इलेक्ट्रोड्स के बीच में रख दिया गया। स्मॉल पैडल का बना हुआ व्हील इनके बीच में रख दिया गया, ये व्हील। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये व्हील रोटेट करने लग गया। इसका मतलब कि कोई ना कोई पार्टिकल इसके साथ टकरा रहा है। और जब मैं डांट मार रहा था तो कोई पार्टिकल नहीं था। डांट में कोई पार्टिकल नहीं होता, डांट तो एक सेंसेशन है, तो आप महसूस करते हो। समझ में आ गया? यानी आप बात मान के चलिए कि अगर कान ना हो तो डांट का कोई महत्व नहीं है, राइट? समझ आएगा? लेकिन अगर आपको झापट लगाया जाए ना तो वो फिर फोर्स लगाया जा रहा है, वो पुश किया जा रहा है आपको, राइट? तो आप दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट? कि अगर आपका जो व्हील है वो रोटेट कर रहा है, इसका मतलब इसके साथ कोई ना कोई पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है। तो यहाँ से ये प्रोड्यूस हुआ कि मैकेनिकल इफेक्ट शो कर रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना है। कैथोड रे किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बना है, ये चीज़ प्रूव हो गई। क्या क्या प्रूव हो गया अब तक समझ लीजिए दोबारा ध्यान से। प्रूव ये हुआ कि कैथोड रे
आपकी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। कैसे प्रूव हुआ कि जब मेटल ऑब्जेक्ट रखा था और उसकी शैडो बनी, उस शैडो को छोड़कर जो अदर पार्ट था, उस अदर पार्ट के ऊपर लगी हुई ZNS ग्लो कर रही थी, बाकी पार्ट पर ZNS ग्लो नहीं कर रहा था। क्लियर है? दूसरा चीज कि कैथोड से निकल के आई, तो बिल्कुल ठीक है कि शैडो जो है वो एनोड की तरफ बना, इससे कंफर्म हुआ कि ये कैथोड से रिलीज हुई है ये रेडिएशंस। तीसरी, ये खुद विजिबल नहीं है, बिल्कुल उस स्लोप जिस कंडीशन में हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वहाँ ये दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ZNS से स्ट्राइक करके इनके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। मैकेनिकल इफेक्ट शो कर रही हैं, बिल्कुल एक पैडल व्हील लगाया था और उस पैडल व्हील को ये क्या कर पा रही हैं, रोटेट कर पा रही हैं। आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, पैडल व्हील था और रोटेट कर पा रही हैं, मूव कर पा रही है। तो पॉइंट क्लियर है भाई। उसके बाद यहां से ये प्रूव हो गया कि ये रेडिएशन किसी ना किसी पार्टिकल से मिलकर बनी है। क्लियर है ये पॉइंट। अब मामला आता है कि जब ये क्लियर हो गया कि ये रेडिएशंस किसी पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो उनके और नेचर को समझने की कोशिश की, आखिर ये किस तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो फिर क्या किया गया भाई कि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैकेनिक फील्ड के अंदर इनको स्टडी किया गया। आप लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, इसलिए वही आपके सामने लगा देता हूं कि बैटरी से कनेक्ट किया, रेडिएशंस रिलीज हो रही थी, बैटरी से कनेक्ट किया, एक टर्मिनल नेगेटिव और एक टर्मिनल पॉजिटिव, और ये पाया गया कि ये रेडिएशंस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो गई। किसकी तरफ बेंड हो गई? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड होते ही ये प्रूव हो गया जिन पार्टिकल से ये मिलकर बनी हैं वो पार्टिकल कैसे चार्ज्ड पार्टिकल हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। पॉइंट क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीजें थी कि भाई उस पार्टिकल को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। सो दिस इज ए सिंपल डेमोस्ट्रेशन। और समझिए ध्यान से, दीज आर द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द कैथोड रेज and now electric plates, negative terminal and positive terminal are applied, they bends towards the positive plate. It means they are made up by negatively charged particle, right? And these particles are named as electrons. पॉइंट क्लियर? सो कैथोड रे की स्टडी में क्या क्या बातें क्लियर हुई, इसको समझने की कोशिश हम 1 by 1 कर चुके हैं। पहली चीज, मेटल का जो जैसे ही यहाँ पोर्शन लगाया, राइट, और उसकी शैडो यहाँ बनी, इसका मतलब ये प्रूव हुआ कि ये कैथोड से आई, राइट। शैडो की जगह जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन था उस पर कोई ग्लो नहीं हुआ और बाकी जगह ग्लो हुआ। इससे क्या प्रूव हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। क्लियर हो गया? ये खुद विजिबल नहीं है, क्लियरली ऑब्जर्व था, लेकिन ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर अपना ऑब्जर्वेशन शो करते हैं, ये क्लियर हो गया। ठीक है, मैकेनिकल इफेक्ट शो करते हैं, पैडल व्हील लगाया, रोटेट करने लग गया, राइट। और इसी से ये प्रूव हुआ कि ये पार्टिकल से मिलकर बनी है। और जैसे ही 2 प्लेट लगाई गई, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव की, से प्रूव हुआ कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। सो जे थॉम्सन हैव क्रेडिट, ये क्रेडिट जाता है उनको क्या परफॉर्म करने का, कि ये कैथोड रेज जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है। और जिन पार्टिकल्स को नाम दिया गया क्या? इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। और फिर बहुत छोटे छोटे और एक्सपेरिमेंट किए जो आप बहुत आगे जाके पढ़ोगे, कि जब कैथोड रे को किसी मेटल फॉयल के साथ स्ट्राइक किया गया तो वो मेटल फॉयल हीट हो गया। इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट शो करता है, राइट। ये फर्दर चीज़ें है, आगे जाके पढ़ लोगे। जब कैथोड रे को किसी हार्ड मेटल में से स्ट्राइक कराया गया तो वहाँ पर एक्स रे प्रोड्यूस हुई। एक्सरे भी एक तरह की रेडिएशन है जिनके बारे में इसी चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे एक्सरे मशीन होता है तो एक रेडिएशंस है जिसकी वेवलेंथ क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। कैथोड रे किसी भी चीज़ से टकराती है तो ग्लो प्रोड्यूस करती है, क्लियर हो गया। और ये एल्यूमिनियम जैसी मेटल की थिन शीट को पेनिट्रेट करके भी निकल जाती है। पेनिट्रेट का मतलब उससे आर पार भी निकल जाती है। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब है किसी को भेद देना। So this is another properties of cathode ray, right? Photographic film
जो पुराने कैमरे में यूज होती थी उसके ऊपर जब ये स्ट्राइक करती थी तो उसको भी अफेक्ट करती थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी किसके बारे में, कि जे थॉमसन साहब ने किन कंडीशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया। एक बार मैं क्विक रिपीट करता हूँ पूरी कहानी को, और क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, ज़्यादा पैनिक लेने का ज़रूरत नहीं है, स्मूथली पढ़िए और पूरी चीज़ को कहानी की तरह याद रखने की कोशिश कीजिए कि आखिर हुआ क्या। सबसे पहले विलियम क्रुक्स, और क्रुक्स साहब ने क्या बनाया, एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया। कैसा था हमने बात कर लिया, हार्ड ग्लास का बना हुआ था, एक तरफ इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड लगाया, वैक्यूम पंप लगाया, राइट। उद्देश्य क्या था, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन गैसेज के अंदर देखना चाहते थे, ठीक है। हाई वोल्टेज पर रखा कोई भी गैस, नॉर्मल प्रेशर पर और हाई वोल्टेज पर कोई चेंज नहीं हुआ। फिर गैसेज के प्रेशर को घटाने की कोशिश की। सो नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक पे रखा था, जब 10⁻⁻² हुआ तो ट्यूब के अंदर ग्लो प्रोड्यूस हुआ, राइट। जब प्रेशर को 10⁻⁻4 किया तो वो ग्लो डिसअपियर हो गया, क्लियर हो गया, और वो ग्लो जो है वो आपका एनोड की तरफ प्रोड्यूस हुआ। फिर हमने क्या किया भाई कि उसकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपका परफोरेटेड एनोड लगाया जिसमें पोरस थे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद हमने इन रेडिएशंस के को समझने की कोशिश की। ये तो क्लियर हो गया कि गैसेज लो प्रेशर पर और हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट कि भाई ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, राइट। दूसरा ये कैथोड से ही निकल के आई, एक आपका मेटल यूज किया गया, उसकी शैडो बनी, एनोड की तरफ बनी, तो कंफर्म हुआ कि ये कैथोड से निकल के आई हैं। दूसरी चीज़, जहाँ जहाँ शैडो बनी वहाँ ZNS जो है उस पर ग्लो नहीं था, शैडो के बाद जो बचा जगह था वहाँ ग्लो हुआ। इससे ये प्रूव हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि ये खुद विजिबल नहीं है और जबकि इनके इफेक्ट को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अगला पॉइंट क्लियर हुआ कि बीच में जब कोई व्हील रखा गया तो ये व्हील जो था वो रोटेट कर रहा था, मैकेनिकल इफेक्ट शो कर रहा है, पार्टिकल से मिलकर बनी है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव हुआ, तो ये क्लियर हुआ कि ये जो रेडिएशंस थी कैथोड रे, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, क्लियर पॉइंट। उसके बाद और छोटे छोटे पॉइंट पर कि ये हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं, ये पेनिट्रेशन इफेक्ट शो करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, क्लियर पॉइंट। उसके बाद बात आती है भाई आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा और स्टडी, कि थॉमसन साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज और मास के रेशियो के बारे में बात किया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, इन दोनों रेशियो के बारे में बात किया और उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का और मास का रेशियो 1.76 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻11 कूलाम्ब पर किलोग्राम है, कूलाम्ब पर किलोग्राम। ये जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया। ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को रिप्रेजेंट करता है। सो जे थॉमसन ने अपने एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट में, जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है आपके यहाँ, क्या प्रूव किया भाई, ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम है। So I again write charge upon mass, that is 1.76 into 10⁻11 coulomb per kilogram. So that is coulomb per kilogram. That's clear, right? और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, एक मिल्किंसन्स के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये 1909 में एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। एक और साइंटिस्ट थे मिस्टर R.A. मिल्कन, राइट। और उन्होंने, मिल्कन ने अपने एक्सपेरिमेंट में चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया था। किसके बारे में बात किया था, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, -19 कूलम्ब। तो क्लियर है भाई, E/m पता है और E पता है, तो इससे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। तो यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में क्लियर हुआ। तो आप सबको पता है भाई E/m इज इक्वल टू दिस। E की जगह आप वैल्यू पुट कीजिए, क्लियर हो गया।
1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो आपके पास क्या आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ भाई कि m इज इक्वल टू, जो पहला आपका सेपरेट था, इज इक्वल टू E अपॉन 1.76, आई राइट अगेन, E अपॉन 1.76 and that is, okay, wait for a minute, what is the charge upon mass ratio? E upon m. Charge upon mass ratio is clearly visible for you, and that is ओके। सो हम क्या पढ़ रहे थे, चार्ज अपॉन मास रेशियो ई अपॉन एम 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन हमने पॉइंट क्लियर किया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सो ई अपॉन एम इज इक्वल टू दिस। सो ई अपॉन, ये अगर नीचे आ जाएगा तो एम उधर चला जाएगा। सो ई अपॉन 1.76 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू एम। सो 1.6 डिवाइड बाई 1.76 और 10⁻⁻19, सबको पता है 10 की पावर 11 ऊपर जाकर 10 की पावर -11 हो जाएगा। सो -19 और -11 -30 हो जाएगा। और 1.6 को जब आप डिवाइड करोगे 1.76 से तो दैट इज 0.91 इंटू 10⁻⁻30। और डेफिनेटली मास है तो ये किस में आएगा, किलोग्राम में। क्यों? क्योंकि ये केल्विन पर किलोग्राम था। तो अब आप समझिए, सॉरी नॉट कूलाम पर किलोग्राम। सो चार्ज दैट इज कूलाम, दैट इज कूलाम पर किलोग्राम। सो कूलाम ने कूलाम कैंसिल कर दिया, पर किलोग्राम ऊपर जाकर किलोग्राम हो गया। सो -30। और जब आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखोगे तो डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, तो दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। सो दैट इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझिए, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम इज मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एंड ये 10 की पावर -31 ये इतना कम है कि इसको हमने कितना मान लिया है, 0 मान लिया है भाई। इसलिए नेग्लिजिबल, ना के बराबर, 0 तो नहीं कहेंगे, कहना ठीक नहीं है, लिख देते हैं हम -1 E0, चार्ज -1 है, राइट, और E0 है। और क्यों लिखा है इसके बारे में मैं भी एक दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि ये भी आपके लिए जानना जरूरी था कि एक पॉइंट क्लियर हुआ, और वो पॉइंट था आपका चार्ज अपॉन मास रेशियो, एंड दैट इज 1.76 एंड इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम, राइट। दूसरे पॉइंट में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्लियर है, 1.6 इंटू, मैथमेटिकली सोल्व करके देखिए, मेरे आंसर को फॉलो नहीं करना आपको, -19 कूलाम। सो E अपॉन एम में E की वैल्यू पुट करते आपके पास M की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट इज अ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब प्रश्न आता है कि इस इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग हाइड्रोजन एटम के मास के साथ कंपेयर करते हैं, क्लियर। और दूसरी चीज आप समझना ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन के इसी मास को नेग्लिजिबल माना है आपने, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और इलेक्ट्रॉन के इस चार्ज को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इसको 1 यूनिट चार्ज माना है। क्लियर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज 1.6 इंटू 10⁻, किसी का भी चार्ज हो, जो चार्ज इतना इक्वलेंट होगा उसको हम कितना मानेंगे, 1 यूनिट मानेंगे, राइट। क्लियर हो गया। और मास आपका 9.1 इंटू 10⁻31 है, तो बहुत कम मास है। इसलिए इलेक्ट्रॉन लिखने का तरीका, इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है -1 E और 0। समझिए ध्यान से, -1 E
और 0, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1 यूनिट, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी प्रूव किया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, सो -1 यूनिट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लेजिबल। सो इलेक्ट्रॉन को लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे भाई, ध्यान रखिएगा, क्या यूज करेंगे, -1 E और 0। पूछा इस 1 का क्या मतलब है, ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। माइनस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, 0 क्योंकि किसका मास नेग्लेजिबल है। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, सो योर आंसर इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। सो इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, डेफिनेटली इट इज नेगेटिव। इसको क्या माना गया है, 1 यूनिट माना गया है, तो आप -1 यूनिट नहीं कहोगे, आप लोग कूलम में चार्ज बताओगे। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो आप नेग्लेजिबल मास नहीं कहोगे, आप लोग कहोगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब प्रश्न है कि जब हमारे पास ये डाटा क्लियर है कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन and that is equal to 9.1 into 10⁻⁻31 kilogram, -31 kilogram. So what to do, we have to compare this mass with mass of 1 हाइड्रोजन एटम। चलिए मोल कॉन्सेप्ट पे जाइए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और पूरा अगर एक्यूरेट को 1.008 AMU। आप सबको पता है कि अगर हम ग्राम एटॉमिक मास लिखें तो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1.008 ग्राम है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 1.008 ग्राम किसका मास है, एटॉमिक मास ऑफ, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। और याद कीजिए मोल कॉन्सेप्ट को, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। हाइड्रोजन एटम का मास 1.008 ग्राम है, और किलोग्राम में बदल लो क्योंकि ऊपर वाला किलोग्राम था, तो 10⁻³ किलोग्राम। सो एक ग्राम में किलोग्राम में बदल दिया। कैसे किया भाई, हमने 1.008 ग्राम था, ग्राम को किलोग्राम में बदला तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्राम को किलोग्राम में बदल दिया। क्लियर पॉइंट। 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम का मास ये है। एक हाइड्रोजन एटम का मास 1.008 इंटू 10⁻³ अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। सॉल्व कीजिएगा इसको, ये ऊपर चला जाएगा, बोलो जाएगा या नहीं जाएगा ये पार्ट। और जब ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, पूरे को जब आप सॉल्व करोगे, सो जो भी वैल्यू यहाँ आएगी आपके पास, वो हाइड्रोजन के एक एटम का मास आएगा। और एक छोटा सा टास्क आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अब ये आ गया हाइड्रोजन के एक एटम का मास, राइट, किस में आ गया, किलोग्राम में, राइट। 10⁻⁻27 आएगा जब आप इसको किस में लिख लोगे, साइंटिफिक फॉर्म में लिखोगे। अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का मास है और एक हाइड्रोजन एटम का मास है, और आपको ये देखना है कि किसका मास कम है और किसका मास ज़्यादा है। 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना आया था, दैट इज मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। सो दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, राइट। मास ऑफ 1 हाइड्रोजन, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के एक एटम का मास, राइट। एंड दैट इज, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना हुआ भाई, 1.008 इंटू 10⁻³ अपॉन
6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका मास आ गया। क्लियर है पॉइंट, राइट। सो दिस इज मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मास ऑफ वन, एंड दैट इज 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, दिस इज मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। क्लियर? डाउट्स हो तो फिर पूछ लीजिएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात बताइए कौन ज़्यादा हैवी है? डेफिनेटली -27 ज़्यादा हैवी है। कितना ज़्यादा हैवी है? इस नंबर को डिवाइड कीजिए, किस नंबर से? इस नंबर से। आपके पास एक मैथमेटिकल वैल्यू आएगी 1837। ध्यान दीजिएगा, आपको ये पता चलेगा कि हाइड्रोजन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ज़्यादा हैवियर है। क्लियर हो गया? सो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ क्लियर हो गई कि हाइड्रोजन का एक एटम इलेक्ट्रॉन से कितने टाइम्स हैवियर है? 1837 टाइम्स हैवियर है। सो आज का जो टॉपिक है उसको हम अब कंक्लूड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो पढ़ा है, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत स्लोली हमने बात किया है, राइट, कि हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज अपॉन मास रेशियो के बारे में पता चल गया, E/m, राइट। हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता चल गया, उससे हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, राइट, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। फिर हमने कहा भाई कि हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास, सो दैट इज 1.008 ग्राम। और हमने बताया भाई ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1.008, राइट। और इस 008 को हमने ग्राम की बजाय लिखने के बजाय किलोग्राम में लिखा, तो मल्टीप्लाई किया किससे? 10⁻³ से। और इसको जब डिवाइड किया 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई 1.67 इंटू 10⁻⁻27 10⁻⁻27। और जब आपने इस वैल्यू के कंपैरिजन किससे किया? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से किया, तो आपको पता चला ये वैल्यू 1837 टाइम्स ज़्यादा हैवी है। किससे? इससे। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ? हाइड्रोजन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स मोर हैवियर है। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन भाई ये निकला, आप लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इस पॉइंट को ध्यान भी रखेंगे। एक बहुत सिंपल सा और सरल से शब्दों में हम लोगों ने आपके सामने यहाँ लिखा है, देखिए समझिए ध्यान से और फिर कंप्लीट कर रहे हैं इसको, कि डिस्चार्ज ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड क्रुक ट्यूब। आपको पता है, बनाया ही विलियम क्रुक्स ने था, तो क्रुक ट्यूब कह सकते हो आप इसको। मेड अप ऑफ ग्लास ट्यूब विच कंसिस्ट 2 मेटेलिक प्लेट, नो डाउट्स, राइट। वन प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल of high voltage power supply, other is negative terminal. The plate connected to the positive terminal is called anode. The other plate connected to negative terminal is called cathode, or filled with any gas. In discharge tube experiment low pressure और high voltage रखा गया और electric current पास किया गया, right? Due to the passage of electric current, a stream of ray is passed in the tube originating from cathode. ये पाया गया कैथोड से, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? कैथोड रे नाम दिया गया। These rays कैथोड से प्रूव हुई, कैसे प्रूव जस्टिफाई करोगे? स्ट्रेट लाइन में चलती है, नेगेटिव से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड द्वारा मटेरियल पार्टिकल से मिलके बनी है। चार्ज और मास रेशियो 1.76 इंटू 10⁸8 कूलम पर ग्राम है, और हम लोगों ने 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम लिखा था। आप उसी को फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, उसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का, और स्ट्राइक करती है ग्लास और अदर मटेरियल को, ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से पढ़िएगा इस पूरे पेज को, जो भी इस पेज पे लिखा है, राइट। इसको आप रोक लीजिएगा, इसके पूरे पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिएगा, आपके पास जवाब हो। और फिर मैंने इसके तुरंत बाद आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो हमें पता है, राइट। चार्ज और मास का रेशियो पता होने के बाद हमारे पास चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, चार्ज और मास का रेशियो 1.76 इंटू 10⁻⁻11
11 कूलम पर किलोग्राम, राइट। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गया, उस राइट मास ऑन द इलेक्ट्रॉन हमें पता चल जाएगा। फिर हमने मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम का मास 1.008 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदला। और फिर हमारे पास वन हाइड्रोजन एटम का मास है, हमने कंपेयर किया एक हाइड्रोजन एटम के मास को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। और उसके बाद हमारी फाइनल थ्योरी ये पहुंची इलेक्ट्रॉन के बारे में। दो बात, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, राइट, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसी को 1 यूनिट नाम दिया गया। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसे ही -1 कहा गया, राइट। मास दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, नेग्लेजिबल, इसे 0 लिखा गया। सो इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज -1 E0। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका -1 E और 0, राइट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 यूनिट विच इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेग्लेजिबल विच इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इसके तुरंत बाद कल, और हम कल की क्लास में प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। तो अच्छे से रिपीट कीजिए और कुछ भी याद नहीं करना है, हर पॉइंट को अपने